सांप की छाया कहा जाता है कि किसी दूर दराज राज्य में एक राजा की बेटी थी, इतनी सुंदर कि चांद उसके सामने फीका पड़ जाए, मगर उतनी ही नाजुक और बीमार कि रातों को कराहती और दिन में साए की तरह मुरझाई रहती। राज्य के बड़े बड़े हकीम, वैद्य और ओंझा दरबार में बुलाए गए। किसी ने नब्ज देखी, किसी ने ताबीज बांधा, किसी ने काढ़े पिलाए, लेकिन न बीमारी समझ आई और न ही कोई इलाज काम आया। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। राजा की आंखों से नींद गायब हो गई और प्रजा की दुआएं भी थक कर चुप हो गईं। इसी हाल में एक अजनबी युवक नगर में आया। उसका नाम आर्यन था। उम्र में छोटा लेकिन बुद्धि और समझ में पक्का, और इलाज के हुनर में इतना माहिर कि जिस बस्ती में जाता वहां के वैद्य उससे सीखने लगते। आर्यन ने राजा से कहा, महाराज, आपकी बेटी की बीमारी शरीर की नहीं, किसी छुपी हुई चीज की है। मुझे एक रात राजकुमारी के कमरे में अकेले रहने की अनुमति दीजिए। यदि मैं रहस्य न खोल सका तो मेरा सिर कलम कर दीजिए। राजा ने कुछ क्षण सोचा। सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं और आखिरी उम्मीद इसी युवक के हाथ में दिखाई दी। राजा ने आदेश दिया, जाओ, आज रात तुम्हें अनुमति है। पहली रात। पर्दे के पीछे का राज रात गहराती गई। महल की गलियों में मशालें मंद पड़ने लगी। आर्यन राजकुमारी के कमरे में दाखिल हुआ। राजकुमारी अर्ध बेहोश बिस्तर पर पड़ी थी, चेहरे पर पीलापन और माथे पर पसीना। आर्यन ने खिड़कियां बंद की, दियों की लौ धीमी की और पलंग के पास एक कोने में बैठकर खामोशी से इंतजार करने लगा। आधी रात के आसपास पर्दों के नीचे से हल्की सी सरसराहट उठी। फिर दीवार की एक दरार से एक पतला सा सांप, जिसकी खाल चांदी की तरह चमक रही थी, लहराता हुआ बाहर आया और धीरे धीरे राजकुमारी की ओर बढ़ा। आर्यन ने सांस रोककर देखा। सांप ने राजकुमारी के होंठों के पास मुंह रखा और जैसे धुआं किसी छेद से अंदर जाता है, वैसे ही वह सांप उसके मुंह से अंदर चला गया। राजकुमारी का शरीर एकदम कांप उठा, चेहरा और पीला पड़ गया और वह बेसुध हो गई। आर्यन सारी रात यह दृश्य देखता रहा, बिना कुछ किए। सुबह की पहली किरण के साथ ही सांप फिर राजकुमारी के मुंह से बाहर निकला और रेंगता हुआ उसी दरार की ओर जाने लगा। आर्यन ने कुछ नहीं किया, बस चुपचाप देखता रहा। फिर वह सीधा राजा के पास गया और बोला, महाराज, मुझे आज रात एक ऐसी तलवार चाहिए जिसकी धार हवा को भी दो हिस्सों में बांट दे, और आदेश दीजिए कि इस हिस्से में कोई और ना आए। राजा ने आश्चर्य से देखा, मगर आदेश का पालन हुआ। दूसरी रात निर्णायक बार आर्यन ने वही तैयारी की, पर इस बार हाथ में तेज धार वाली तलवार थी। रात गहराते ही सब सांसें थम सी गईं। वही सरसराहट, वही दरार और वही चांदी सा सांप। वह धीरे धीरे आया, राजकुमारी के होंठों के पास रुका और भीतर चला गया। आर्यन ने तलवार कसकर पकड़ी, मगर धैर्य रखा। उसे मालूम था कि सांप को बाहर निकलना ही होगा। सुबह की पहली रोशनी में सांप फिर राजकुमारी के मुंह से बाहर निकला। जैसे ही वह कुछ ही अंगुल बाहर आया, आर्यन ने हवा को चीरती हुई तलवार का एक ही भरपूर वार किया। तलवार की चमक ने सुबह को दो हिस्सों में बांट दिया। सांप का सिर धड़ से अलग हो गया और उसकी चांदी जैसी खाल काली पड़ गई। कमरे में एक अजीब सी बदबू फैल गई, जैसे पुराना झड़ झलकर धुएं में बदल रहा हो। राजकुमारी ने एक गहरा सांस लिया, जैसे बरसों बाद जीवन उसके फेफड़ों में लौटा हो। उसका चेहरा गुलाबी होने लगा, माथे का पसीना थम गया और उसने आंखें खोली। यह उसकी पहली मुस्कान थी जिसमें दर्द नहीं था, रहस्य की गुत्थी। यह सांप कौन था? राजा दौड़ा हुआ आया। आर्यन ने फर्श पर पड़े कटे हुए शरीर की ओर इशारा कर कहा, यह कोई साधारण सांप नहीं था, यह एक खतरनाक मार आतशी था, एक ऐसा दैत्य जो जलन और द्वेष से जन्म लेता है। किसी ने शायद दरबार में ही राजकुमारी पर जादू करके इस सांप को उसके शरीर में भेजा था, ताकि यह हर रात उसकी आत्मा का रक्त चूसता रहे और वह कमजोर होती जाए। जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि प्रधानमंत्री की विधवा बहन, जो अपनी बेटी के लिए राजकुमारी की जगह चाहती थी, किसी ओंझा के पास गई थी और काला जादू करवाया था। उसे पकड़ लिया गया। ओंझा भाग निकला, लेकिन नगर की दीवारों पर उसकी गिरफ्तारी का हुक्म चस्पा कर दिया गया। इनाम या इम्तिहान? राजा ने आर्यन को सोने के थैले, जमीनें और ऊंचे पद देने की पेशकश की, यहां तक कि बोला, अगर तुम चाहो तो राजकुमारी का हाथ भी तुम्हारे हाथ में दे दूं। आर्यन ने झुककर कहा, महाराज, मैंने यह सब पद या धन के लिए नहीं किया, बस एक विनती है।
अपनी राज्य में ऐसे काले विद्या पर रोक लगाइए जो इंसान की आत्मा को गुलाम बनाती है। ओझाओं, तांत्रिकों और इन अंधेरी गलियों के दरवाजे बंद कीजिए जहां से ऐसे सांप पैदा होते हैं। राजा उसकी बुद्धिमानी से प्रभावित हुआ। उसने ऐलान किया, आज से इस राज्य में कोई काला जादू नहीं करेगा। जो करेगा वह राज्य का दुश्मन होगा। आर्यन ने यह सुनते ही इजाजत मांगी कि वह फिर अपनी यात्रा शुरू करे, क्योंकि उसका ज्ञान किसी एक दरबार के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। राजकुमारी ने आर्यन के चरणों में झुककर कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, पर मैं कभी तुम्हारा कर्ज अदा नहीं कर पाऊंगी। आर्यन मुस्कुराया, राजकुमारी, कर्ज अदा हो चुका। अब आपकी सांस आपकी अपनी है। इसे दूसरों के दुख दूर करने में लगाइए। अंत। रोशनी की वसीयत आर्यन महल से विदा हुआ। उसके जाते ही राजा ने नगर के फाटकों पर लिखवा दिया, ज्ञान वही है जो इंसान को आजाद करे, जो ज्ञान गुलाम बनाए वह अज्ञान है। राजकुमारी ने स्वस्थ होते ही एक चिकित्सालय बनवाया आर्यन के नाम पर, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता और हर वैद्य को पहले यह सबक सिखाया जाता, शरीर की बीमारी से पहले आत्मा की बीमारी पहचानो, क्योंकि ज्यादातर घाव वे नहीं होते जो दिखाई देते हैं। कहा जाता है बरसों बाद किसी दूसरे राज्य में जब किसी और राजकुमारी पर कोई अदृश्य संकट आया तो एक रात खामोशी से एक युवक वहां पहुंचा। लोग कहते हैं उसके हाथ में भी वैसी ही तलवार थी जो हवा को दो हिस्सों में बांट देती थी, और उसकी आंखों में वही शांति थी जो कभी आर्यन की आंखों में थी।